नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो हमारा टॉपिक था स्वर, जो हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? व्यंजन। ठीक है, हमने आपसे बताया था कि जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे जोनल असिस्टेंट का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ग्रुप सी का, ग्रुप डी का हो, चाहे आपका यूपी टेट का भविष्य में होने वाला होगा, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसमें हिंदी के सवाल आपको सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए मैंने जो है एक फ्री में कोर्स स्टार्ट किया है जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, और बस आपसे निवेदन ये है कि आप लोग बस चकाचौंध के पीछे मत पड़िएगा कि डिजिटल बोर्ड नहीं है या फिर आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। आपको कंटेंट चाहिए तो आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत बेहतर मिल जाएगा। ठीक है, अन्य लोगों से बेहतर ही मिलेगा। और जितना आप लाइव क्लास में आप देखते होगे ना 2 घंटे में, उतना हम आपको दे देंगे 40 मिनट में। 40 से 45 मिनट के अंदर आपको जो है, जो 2 घंटे मिलता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे, बीच में कोई बकवास नहीं करनी होगी। तो यहाँ पे शुरुआत में ही आपसे कह देते हैं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, इस कोर्स की प्लेलिस्ट बना देंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके क्रमानुसार सारी वीडियो देख लेंगे। तो आज का हमारा जो अध्याय है वो कौन सा है? वो हमारा है व्यंजन। हेडिंग डालते हैं व्यंजन। ये है हमारी प्यारी सी हेडिंग, इसका नाम है व्यंजन। अब हम बहुत लोग कहते हैं कि व्यंजन को क्या ऐसे भी लिख सकते हो क्या? ऐसे तो ये ऐसे भी लिख सकते हो क्या? तो बिल्कुल भी लिख सकते हो भैया व्यंजन को ऐसे, क्योंकि संधि यहाँ पे बनने है यड़, यानी इसमें क्या बनता है वी प्लस अंजन बराबर क्या होता है? व्यंजन। तो अंजन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंजन, तो यहाँ पे संधि बन जाएगी यड़ संधि। ठीक है, तो व्यंजन फिलहाल जो अनुस्वार की बात दोस्तों होती है, मैंने बताया था कि अनुस्वार का जो प्रयोग है वो बताया है बाबू श्याम सुंदर दास ने कि जब भी पंचमाक्षर लगे तो उसकी जगह आप लगा दो अनुस्वार, तो वो ज़्यादा सही माना जाएगा। इसलिए आज के समय में जो देख रहे हो वो इसको ज़्यादा सही मानते हैं, इसमें अनुस्वार लगा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यंजन। पहली बात हम लोग करते हैं कि व्यंजन होता क्या है, इसे कहते हैं व्यंजन, क्या ये चीज़ होती है। पहले देख लें कि ये दिख कैसे रहा है, क्या ऊपर तक दिखता है कि नहीं। हमने कहा था कि वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। ये 4K जो होता है ना, उसमें वीडियो को अपलोड किया गया है, कंप्रेस नहीं किया गया है, इसकी क्वालिटी को कंप्रेस नहीं किया गया है। तो आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखें। ठीक है, व्यंजन का सवाल जैसे व्यंजन क्या है? व्यंजन एक वर्ण का प्रकार होता है। वर्ण बताया था हमने। वर्ण किसे कहते हैं? जिन अक्षरों को हम खंडित नहीं कर सकते उनको वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा स्वर, एक होता है हमारा व्यंजन। तो स्वर के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। स्वर का एक पार्ट और बचता है, जिसमें हम वर्णों में आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, आज ही हो जाएगा वो चीज़। तो यहाँ पर व्यंजन की भाषा क्या होती है? व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि वे वर्ण जिन्हें उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, अब इस परिभाषा का मतलब हम आपको बता देते हैं। सारा खेल किसका है? उच्चारण करने का सारा खेल होता है। अब ये क्या चीज़ है भाई? उच्चारण क्या चीज़ है? देखो, लिख दोगे, लिख के बोल नहीं पाओगे, उसको बोलने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पे स्वर यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पर अन्य वर्ण की जगह आप स्वर लिख दो। बिल्कुल सही है, आप कह रहे हो स्वर होना चाहिए, लेकिन हमने अन्य वर्ण इसलिए लिखा। पहली बात, स्वर तो वर्ण का ही प्रकार होता है। दूसरी बात, हम व्यंजन के साथ भी हम व्यंजन को बोल सकते हैं। अब ये बड़ा अजीब लगेगा आपको। क्यों लगेगा अजीब? जैसे हमने कहा कि आप व्यंजन को जो है वो बोल नहीं पाओगे बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से। तो व्यंजन का मतलब यहाँ पे मेरा है इससे, ये है व्यंजन, असली व्यंजन। ये तो अक्षर हो गया। ठीक है, ये ही हम वर्णों को पढ़ रहे हैं, हम अक्षर को नहीं पढ़ रहे हैं। ये अक्षर है, ये वर्ण है, इसमें हलंत लगा हुआ है। अब इसको लिख तो सकोगे, लेकिन इसको बोल नहीं पाओगे। यही इसकी खासियत होती है कि व्यंजन को बोल नहीं पाओगे किसी अन्य वर्ण की सहायता से। यानी अब इसको तुम बोलोगे तो क्या बन जाएगा? हमारा का बन जाता है। तो ठीक है, अब ये का कैसे बन गया? क्योंकि जितना आपको याद होगा, मैंने कल पढ़ाया था आपको हर्ष स्वर। हर्ष स्वर का मतलब होता है इतना कम समय जितने में आप छोटा आ को बोल दो या छोटी ई को बोल दो, छोटा ओ को बोल दो या री को बोल दो। तो हर्ष का मतलब होता है, आप ऐसे समझो कि हर्ष जो है सबसे कम समय सीमा है। सबसे कम समय सीमा जो है वो हर्ष स्वर है। इससे कम समय किसी में भी नहीं लग सकता। जैसे कि आप लाइट की स्पीड देखते हो, लाइट की स्पीड से कोई भी तेज स्पीड नहीं होती है।
ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ पर सबसे कम समय सीमा जो है वो हर्ष स्वर की होती है। इसीलिए जब भी आप कोई व्यंजन बोलोगे, कितना भी कम समय में क्यों ना बोलो, वो छोटा आ तो मान ही लिया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ण, यहाँ पे लिख दिया है हमने वर्ण, कि वर्ण लिखा ना कि स्वर लिखा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ही कहा जाए किसी का नाम होता है, जैसे किसी का नाम जो है वो नंद है, नंद, नंद को ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना तो पूरा बोला। हमने कहा था कि व्यंजन किसी की सहायता के बगैर बोल नहीं पाओगे, तो आपने कहा साहब देखिए हमने बोल दिया, नहीं बोला आपने, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने जब भी नंद कहा तो यहाँ पर दा के साथ आपने ना को बोला है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ण लिखा है यहाँ पर। जैसे किसी का नाम संतोष है, तो संतोष जो आपने कहा कि हमने देखो संतोष में हमने ना को उच्चारित किया बिना कोई स्वर के, तो बिल्कुल बात सही है, यहाँ पे स्वर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्यंजन के सहारे आपने इसको, क्योंकि जैसे ही आपने संतोष बोला, क्योंकि तुरंत ता बाहर आ गया, इसलिए कोई भी व्यंजन जो होता है वो किसी अन्य वर्ड की सहायता के बगैर नहीं बोल सकते हो स्वतंत्र रूप से। ठीक है, लिख सकते हो, सारा खेल किसका है, बोलने का, और जिन वर्णों को बिना किसी स्वर की सहायता से या किसी अन्य वर्ड की सहायता से बोल दो वो हमारे स्वर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मिटाते हैं। देखिए, जो सर्च करते करते आए हैं वो भी थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जो लोग पहले से जानते हैं हमें, ठीक है, वो तो पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो लोग सर्च करते करते आए हैं, ठीक है, तो उनके लिए बता दें कि आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, आप थोड़ा समझिए, फिर आपको समझ में आएगा। थोड़ा देखिए वीडियो को, फिर आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन पहले ये बनेगा कि व्यंजन जो है, व्यंजन होते कितने हैं, तो व्यंजन की संख्या कितनी मानी जाती है। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे व्यंजन की संख्या। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं व्यंजन की संख्याओं का वर्गीकरण, पहले हम ये लिख देते हैं पहले। ठीक है, वर्गीकरण, व्यंजन की संख्याओं का है वर्गीकरण। तो यहाँ पर नंबर 1 तो लिखेंगे हम, इसको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन बोलेंगे, स्पर्शी व्यंजन बोलेंगे, या हम इसको कहते हैं वर्गीय व्यंजन, या हम इसको कहेंगे वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो नंबर 2 यहाँ पर हम लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे हम यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन लिखेंगे यहाँ पर हम, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर ऊष्म व्यंजन, लिखेंगे हम यहाँ पर। कोई सवाल अगर आपका बने तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट में। ठीक है, तो हमारा स्पर्शी व्यंजन, ये हमारा बहुत काम की चीज़ होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, वो कैसे याद करोगे, पहला तो लिखेंगे यहाँ पे हम का, चा, टा, ता, पा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, का, चा, टा, तप, कचट तप, कचट तप। अगर आप कचट तप याद कर लो तो आगे की सीरीज जो है अपने आप याद हो जाती है, क्योंकि हम बचपन से जानते हैं कि का के बाद क्या आता है, खा आता है, खा के बाद क्या आता है, गा आता है, गा के बाद क्या आता है, घा आता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंगा। ये अड़ा नहीं है, ये अंगा होता है, इसको अंगा बोलते हैं। का, खा, गा, गा, अंगा, बचपन में पढ़ाते थे। अब यहाँ पे कुछ लोग पढ़ाते क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अड़ा नहीं है, ये अंगा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लिख दो गंगा, तो इस गंगा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे गंगा, इसको क्या बोलते हैं, अंगा होता है, अंगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे चा के बाद छा आदि आ जाएगा, चा, छा, जा, झा, और ये होता है या, ये जवान को पीछे लेके जाया जाता है, तब बोलते हैं या, ताला भी में लगाया जाता है। फिर टा के बाद हमको पता है कि टा के बाद क्या आता है, टा के बाद ठा आता है, ठा के बाद डा आता है, डा के बाद ढा आता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस थोड़ी सी मदद ले सकते हो कि भाई इसको क्या करो, का, चा, टा, तब कर लो, इसके बाद थोड़ा सा मदद ले सकते हो, लेकिन तुम्हें ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे बड़ा काम आने वाला है। ठीक है, ता के बाद क्या आता है, था आता है, था के बाद दा आता है, फिर धा आता है, फिर ना आता है, फिर पा के बाद क्या आएगा, फा आएगा, फिर क्या होगा, पा, फा, बा, भा, मा, ये चीज़ें आएंगी हमारे सामने। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। उसमें में क्या होते हैं, उसमें भी होते हैं 4 होते हैं, सा और ये हा, ये हमारे होते हैं। ठीक है, अब हम इनको काउंट करेंगे, हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये संख्या आपको कितनी दिख रही है, ये दिख रही है 25, क्योंकि 25 हो जाएगा। ये 4 संख्या दिख रही होगी, ये 4 संख्या दिख रही होगी। तो हम आपसे क्वेश्चन करें कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। एक बार देखें, दिख रहा है सही से। ठीक है,
व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 ही होती है। ठीक है, जब भी सवाल बनेगा आपसे कि व्यंजन कितने होते हैं, तो भाई कितने बताने होंगे? 33 बताने होंगे हमारे व्यंजन होते हैं। अब भाई देखो, हमको ये मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों के नाम लिख देंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, आपको ध्यान रखना है। या और वाह ये कहलाते हैं भाई अर्धस्वर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये संधि से बनते हैं, स्वरों के मिलने से बनते हैं, ये इसको बोलते हैं अर्धस्वर। ठीक है, फिर बचता है हमारा, ये बचता है हमारा ला। इस ला को बोलते हैं हम लोग पार्श्विक, इसको बोलते हैं पार्श्विक। ठीक है, और एक होता है हमारा रा, इसको बोलते हैं प्रकंपित, इसको बोलते हैं हम लोग प्रकंपित। ये हमारे नाम है इसके। ठीक है, बाकी अभी हमें और देखने वाले हैं, हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखवा दिए हैं। ठीक है, चलो अब ये याद रखना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे एक व्यंजन होते हैं, कुछ और भी व्यंजन हमारे होते हैं। तो हमें क्या देखना है कि 33 व्यंजन तो हमारे हो गए हैं अभी। ठीक है, अभी हमारे 33 व्यंजन हो गए हैं, हमें अभी और भी देखना है। तो हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी हिंदी वर्णमाला में अन्य महत्वपूर्ण वर्ण। यानी हमारे पास स्वर 11 होते हैं और व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। यही हमारी बात सत्य है बिल्कुल। इसके बाद भी हमारे वर्ण होते हैं, उन्हें हम देखने वाले हैं, तो हम पूरा मिटाएंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा मिटाएंगे, इसको पूरा मिटाएंगे। देखो, जिसको पीडीएफ चाहिए होती है वो क्या करे भैया, वो वीडियो देखे। जब हम कहते हैं स्क्रीनशॉट ले, तो वही हमारी पीडीएफ के रूप में काम करती है। ठीक है, वही हमारी पीडीएफ होती है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो। बहुत सारी ऐप पड़ी होती है फ्री में। देखो, लिखेंगे अन्य वर्ण, हम देखेंगे अन्य वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हमारा नाम पड़ेगा जिसका नाम होता है अयोगवाह। ये नाम क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह जो होते हैं, ना तो ये स्वर होते हैं, ना तो ये व्यंजन होते हैं, इनकी ये स्वतंत्र होते हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है अंग और एक होती है हमारी आह। ठीक है, अब इसका नाम क्या होता है? इसको कहते हैं अनुस्वार। ये अनुस्वार होता है। और ये क्या होता है? इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2 देखेंगे हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर ये भी हमारे क्या होते हैं? व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये व्यंजन काउंट होते नहीं हैं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे समझना है। ये होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है छा, एक होता है त्रा, एक होता है ज्ञा, छत्रंग ज्ञा, और एक होता है स्रा। ये हमारे होते हैं। तो छा कैसे बनता है ये आपको ध्यान रखना है। छा हमारा ऐसे बनता है, यानी पहले वाला हमेशा आधा रहेगा, पहले वाला हमेशा आधा रहेगा। दूसरा वाला अगर आधा करना चाहते हो तो छोटा आ बाहर निकल के बाहर आएगा। या हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार से। यहाँ पे हमने छोटा आ को बाहर इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे हलंत था। यहाँ पे हम छोटा आ को बाहर नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं है। ठीक है, त्रा वाले में देखते हैं क्या बनता है। ता होता है और एक पूरा रा होता है, और ये क्या होता है? ये क्या होता है? जा होता है, और ये होता है या। ठीक है, स्रा वाले में क्या होता है? स्रा हमारा ऐसे बनता है, स्रा हमारा ऐसे बनता है। देखो, पहले ज्ञा को ज्या बोलते थे, अब हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञा बोलते हैं। जब भी ज्ञा लिखा होगा तो आधा गा और या पूरा नहीं होता है। ज्ञा वाले में हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये असली इसका उच्चारण क्या होता है? ज्या होता है, ज्या। ठीक है, ज्या होता है इसका उच्चारण आधा। 3 नंबर पे देखने वाले हैं हम यहाँ पर, उसका नाम है ताड़न जात। क्या नाम है इसका? ताड़न जात नाम है, ताड़न जात। देखो, साइड में आवाज़ अगर आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, ताड़न जात, या इसको बोलते हैं उच्छिप्त, इसको बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। या इसका नाम एक और होता है, उसका नाम है द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो हमारा होता है ये ड़ा, और एक होता है ढ़ा। 2 होते हैं हमारे ताड़न जात। ठीक है, ताड़न जात हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे विदेशी वर्ण भी होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे ऐसे, यहाँ पर कुछ हमारे नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 हमारे क्या हो जाएंगे? कुछ हमारे विदेशी वर्ण भी होते हैं। तो विदेशी वर्ण में हम क्या करते हैं? एक तो हमारा ये आगत स्वर आता है, इसका नाम है आगत स्वर। ये हमेशा बड़ा आई की मात्रा के साथ आता है, जैसे हेलीकॉप्टर। इस आगत स्वर से जो बनने शब्द होते हैं ना, हम 4 मानेंगे, हम 4 मानते हैं। ठीक है, इसकी संख्या घट बढ़ भी सकती है, 4 माने जाते हैं क्योंकि विदेशी वर्ण बहुत होते हैं।
देखो यहाँ पर छोटा, यहाँ पर बड़ा आ लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है चंद्रबिंदु। इसका नाम एक और भी होता है, इसका नाम होता है अर्धचंद्रबिंदु, नाम इसका होता है, ठीक है, अर्धचंद्रबिंदु कहते हैं इसको। और इसका बाद एक और आता है, इसको बोलते हैं खा, जा और ये फा, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा ये बनकर तैयार होता है। ये हमारे होते हैं हिंदी के अन्य वर्ण, हिंदी वर्णमाला के अन्य वर्ण बन गए, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाए कि ये आपसे क्वेश्चन बने कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो, कुल संख्या कितनी आखिर है, ये आपसे क्वेश्चन बन जाए ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो, कुल पे जोर देना, और 33 भी ऑप्शन में है, ठीक है। तो 33 अगर ऑप्शन में 33 लगाएंगे, लेकिन मान लो कि 33 नहीं है ऑप्शन में, तब आपको लगाना होगा 39। अब 39 कैसे हो जाएगी? देखो वहाँ पे हमने अभी देखा था कि जो 25 हमारे थे वो थे हमारे कौन से, वर्गीय व्यंजन, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन, यानी 25 8 33, और 33 यानी 1 2 3 4 5 6, 33 6 कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे, ठीक है। 33 6 कितने हो जाएंगे, 39। यानी कुल व्यंजनों की संख्या जो होती है, कुल व्यंजन की संख्या वो हमारी कितनी होती है, कुल व्यंजनों की संख्या होती है, की संख्या वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 39, ठीक है, 39। लेकिन अभी तक पेपर में क्वेश्चन आया नहीं है, अभी तक पेपर में खाली क्वेश्चन यही आया, उसमें लगा होता है 33, तो 33 मानते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हमको देखना यह है कि वर्णमाला में जो वर्ण हैं हमारे वो हैं कितने, ये हम आपको बताएंगे। अभी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं अभी दिखाते हैं आपको। देखो वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो पहले तो देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 33 होते हैं। यानी इनकी संख्या का जोड़ देंगे तो कितनी बनेगी, 44 बनेगी। ये क्या है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मूल संख्या। मतलब ये वर्णमाला में मूल संख्या है हमारी, ये हमारी वर्णमाला में कैसी संख्या है, मूल संख्या है। इसके बाद हम इसमें और जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे इसमें हम अयोगवाह। क्या जोड़ेंगे इसमें, अयोगवाह जोड़ेंगे, संयुक्ताक्षर जोड़ेंगे, इसमें हम संयुक्ताक्षर इसमें जोड़ेंगे, प्लस इसमें हम क्या जोड़ने वाले हैं, प्लस इसमें हम जोड़ेंगे ताड़न जात। संख्या कितनी, 2, संख्या कितनी 4, संख्या कितनी 2, 44 और 8 कितने हैं, 52। ये क्या है, ये मानक संख्या है, मानक संख्या। अब मतलब अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52। कैसे याद करोगे, अंग्रेजी की याद होगा, 26 अंग्रेजी में होते हैं, 26 गुना 52, 26 गुना क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 52 किस में हो जाएंगे, अंग्रेजी हिंदी वाले में हो जाएंगे। अभी इसमें और जोड़ेंगे विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 अभी बताया ना हमने, 4 हमने बताया, ठीक है। अभी देख लेना पीछे, तो वो कितने हो जाएंगे, 56। ये हमारी क्या है, कुल संख्या होती है, कुल संख्या होती है। लेकिन अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन बना है पेपर में, ये वाला क्वेश्चन जो है पेपर में बना है 52 वाला, कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। ये आपको बताना होगा 52 होती है, ठीक है। ये हमने आगे एडवांस के लिए बताया है। मूल पूछेगा तो कितनी होती है, 44 होती है, ठीक है। ये हमने आपको बता दी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाई। देखो हमने आपसे कहा है कि जितनी क्लास आपको 2 घंटे 3 घंटे मिलती है, 3 लेक्चर मिलते हैं, उतना आपको 40 से 45 मिनट के बीच में मिल जाएगा। अभी कितना समय हुआ देखें, कितना समय हुआ है अभी देखो 19 मिनट हुआ है ना, 19 मिनट हुए हैं अभी, और देखो इतना खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन फिर से। देखो हम लोग बात करेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों या वर्णों का, अब हम वर्णों में चलेंगे। वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। ये कुल मान, देखो यहाँ पे बात करेंगे, कुल की बात करेंगे। पहले लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, पहले लिखेंगे यहाँ पर हम कंठ,
कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, और एक होता है हमारा, एक मिस हो रहा है। देखो मूर्धन्य के बाद एक वत्सर्य होता है, लेकिन वत्सर्य को हम मानते नहीं है दोस्त, वत्सर्य संस्कृत में होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, और एक होता है हमारा, एक हमारा कौन सा होता है, देखो एक तो होगा कंठ वाला, यहाँ बना के देख लेते हैं, चित्र बना के देखे सीधे चित्र। देखो अगर हम चित्र बनाएं ऐसे, ऐसे हम चित्र बनाएंगे, ऐसे ये आँख हो गई, ठीक है, ये आँख हो गई, ठीक है, और ये हो गया नाक, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखें, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मेरा ये वाला जो स्थान जो होता है, ये वाला स्थान, इसको बोलते हैं काकल्य। ये यहाँ से जो स्थान स्टार्ट होता है ना गर्दन से, इसको हम काकल्य नाम देते हैं, काकल्य, ठीक है। ये मुख है हमारा, ये मुख है, ये नली आ रही है, ठीक है। यहाँ पर नाक का हिस्सा आ रहा है, तो इसके ऊपर जो आता है, इसके ऊपर जो आता है काकल्य के ऊपर, उसको हम लोग कंठ नाम देते हैं, कंठ। इसको हम क्या नाम देते हैं, कंठ नाम देते हैं। ये आधा ना है, कंठ, ठीक है। और इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर वो होता है हमारा क्या, इसके ऊपर जो होता है वो होता है हमारा मूर्धा, वो होता है हमारा मूर्धा, ठीक है। मतलब ये स्थान है, आप ऐसा करो काकल्य लिख लो, काकल्य होता है यहाँ पर, काकल्य, मूर्धा, और ये होता है हमारा, देखो काकल्य और कंठ, सॉरी, काकल्य और कंठ, और यहाँ पर क्या होता है, नाक के नीचे का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। यहाँ पर होता है तालव, तालु तालु होता है, ठीक है। अब तालु यानी यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, तालु को पहले लिखा है और यहाँ पे मूर्धा को बाद में लिखा है। होता क्या कि यहाँ पे अगर हम मनुष्य में देखें तो मनुष्य में जो उच्चारण जो स्थान होते हैं ना, वो हमारे होते हैं इसके हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो वर्णमाला है, व्यंजन के लिखने का तरीका जो होता है वो हमारा कुछ आगे पीछे हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, तालव्य को रखते हैं बाद में, ठीक है, पहले रखते हैं और मूर्धन्य को बाद में रखते हैं, इसीलिए ये वजह होती है इसकी, ठीक है। अब मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धन्य के बाद देखो मूर्धा हो जाएगा, मूर्धा के तालु हो जाएगा, तालु के बाद क्या आता है, दंत आता है, दंत, तो हम क्या करेंगे, दंत करेंगे। इसके बाद हमारे क्या हो जाते हैं, ओष्ठ हो जाते हैं, ठीक है, ओष्ठ हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें रखना क्या है, यहाँ पे रखना है का, खा, गा, घा, और ये अंगा, चा, छा, जा, झा, और ये या, फिर टा, ठा, डा, ढा, फिर ये ड़ा, फिर ता, था, दा, धा, ना, फिर पा, फा, बा, भा, मा। ये इतना आसान है, इसका करो आप प्रैक्टिकल। देखो कंठ का मतलब होता है जिन वर्णों को आप बोलोगे, जिन वर्णों को आप बोलोगे ना, उसमें क्या होगा, उसमें एक यहाँ पर जब बोलोगे तो एक हवा टकराएगी कंठ में, जैसे का, फिर एक बोलोगे यहाँ पे तालव्य में चा, जबान हमारी तालु में रेस्ट करती है, तो आप जब बोलोगे चा, तो चा, छा, जा, जबान तालु में लगती है, ठीक है। और अगर जबान को और पीछे ले जाके बोलोगे, देखो एक बोलो चा, एक बोलो टा, चा बोलने में जबान आपकी तालु में टकरा रही होगी, टा बोलने में जबान को पीछे ले जाना पड़ता है, हम लोग हालांकि गौर कभी करते नहीं है, लेकिन पीछे ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टा, ठा, डा, ढा, डा। दंत में क्या होता है, दंत में होता है मसूड़ा, जहाँ पे दांत लगते हैं, तो हमारी जबान जो होती है मसूड़े में टकराती है, ठीक है। ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ का मतलब होता है हमारे ओष्ठ जो होते हैं वो चिपकते हैं, ओष्ठ हमारे क्या होते हैं, चिपकते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये हमारे क्या हो गए, 25 हो गए। अभी हम इसको अभी रुको, अभी हमें और करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे दंत्योष्ठ लिखेंगे, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, वा होता है। अब दंत्योष्ठ का मतलब दंत का भी इस्तेमाल हो रहा है और ओष्ठ का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये वा को हमने अलग क्यों रखा, वा को अलग इसलिए रखा क्योंकि ये वा बोलोगे ना, वा, तो वा बोलने में आपके जो होंठ हैं वो चिपकते चिपकते रह जाते हैं। देखो जैसे देखो हम पास में आकर कहते हैं, जैसे कहें वा वा और बोले बा 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 बा, वा वा वा, ठीक है। तो बा बोलने में होंठ चिपकते हैं इसलिए ओष्ठ है, वा बोलने में होंठ चिपकते नहीं है। दोनों का रोल होता है, दंत का भी होता है और ओष्ठ का भी होता है, इसलिए वा बोलने में
ठीक है। अब यहाँ पे एक नुक्ता वाला फा होता है, इसको लिखना नहीं है आप लोग, चाहो लिख लेना, ये मतलब हमारे काम का नहीं है। ये जो नुक्ता वाला फा होता है, फा, ये फा जो होता है, फा 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 बोलोगे तो आपके होंठ चिपकते चिपकते रह जाते हैं, लेकिन चिपकते नहीं हैं, इसलिए नुक्ता वाला फा भी आता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं काकल्य की। काकल्य क्या होता है? काकल्य जो होता है बिल्कुल शुरू में होता है, काकल्य सबसे शुरू में लिखाया ना हमने, काकल्य, ये काकल्य होता है। ठीक है। अब काकल्य में हम खाली हा को मानते हैं, अब हा के साथ साथ हम कभी कभी का को भी मानते हैं, का को भी हा मानते हैं। अब ये हा जो होता है हमारा, हा हमारा यहाँ पर भी होता है, हा हमारा यहाँ पर भी होता है, हा हमारा ऊपर भी होता है। अब काकल्य में बोलो, काकल्य में ऐसा लगेगा कि प्राणवायु जो आपकी है कहीं पर टकराए बिना बाहर आती है, हा, कहीं पर टकराने बस नहीं होगा, हा। अब वही बोलोगे का, तो का में लगेगा कि आपकी वायु जो है वो ऊपर तालु में टकरा रही है, का हा, का हा। ठीक है। अब जरा हम इसको मिटाते हैं, जो हमने बनाया चित्र बनाया है इसको मिटा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ आपको सुनानी है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्वर को भी लेकर चलना है, स्वर भी लेकर चलना है हमको यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा दंत्योष हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ठीक है। अगर हम कहें तो टोटल हमारे 11 माने जाते हैं। ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखा था हमने, तो टोटल हमारे 11 माने जाते हैं। तो एक तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देखो दंत्योष हो जाएगा। ठीक है। दंत्योष्ट के बाद हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, एक तो हमारा ये हमारा हो जाएगा दंत्योष्ट। ठीक है। एक हमारा हो गया वत्सर्य, वत्सर्य होगा, लेकिन वत्सर्य को हम मानते कैसे हैं, वत्सर्य को हम मानते हैं संस्कृत में। इसमें क्या क्या आते हैं, ठीक है, पहले हम अच्छा और चीज़ देख लेंगे। यहाँ पे स्वर की बात भी कर लेते हैं। देखो अभी हमारे पास 33 हैं, कितने हो गए हैं, हमारे पास अभी 34 लिख दिया हमने, 34। अभी हमारे पास और बचे हुए हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या बचा हुआ है, या, रा, ला, वा, हा, शा, फिस्सा, फिस्सा, ये बचे थे, ये तो हो गया हमारा। अभी हमारे पास बचा हुआ या, तो तालव्य में क्या आता है, या और सा आता है ऐसे। ठीक है। ये आ जाए, यानी ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया। ठीक है। अब आता है बात दंत में। दंत में क्या आता है, दंत में हमारा क्या आता है, ला आता है, ला, ला और सा दंत में आएगा हमारा। ठीक है। यानी हमारा ये भी हो गया, ला और सा भी हो गया। रा किस में आता है, रा हमारा आता है, हमारा मूर्धा में रा आता है, रा हमारा मूर्धा में आता है। वा को तो हमने लिख ही लिया था यहाँ पे। अब मूर्धा में हमारा ये वाला शा भी आता है, क्योंकि देखो तीनों सा में अंतर होता है, तीनों सा में भाई अंतर होता है। अगर दंत सा को बोलना है तो हम जबान को बिल्कुल आगे रखते हैं, सा। अगर हमको तालव्य बोलना है तो जबान को पीछे लेके जाते हैं, शा। अगर हमको मूर्धन्य बोलना है तो हम मूर्धन्य में क्या होता है, जबान को और पीछे लेके जाते हैं, बोलते हैं शा, सा, शा, शा, सा, शा, शा। ठीक है। ये बहुत कम लोग जान पाते हैं, तो यहाँ पर हमने पूरा फिट कर दिया। ठीक है। अब वत्सर्य की बात करते हैं, तो वत्सर्य में क्या क्या आता है, वत्सर्य में ना, ला, सा आता है। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको रा भी दिखेगा, लेकिन वत्सर्य में नाला सा आता है। और ऐसा कभी पेपर में आ जाए कि ये ना किस में है, वत्सर्य में है या दंत में है, दोनों ऑप्शन अगर होंगे तो हम वत्सर्य मानेंगे। ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये संस्कृत में होते हैं। ठीक है। ये संस्कृत में होता है, संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। ठीक है। ये संस्कृत में होता है। ये हो जाएगा हमारा वत्सर्य। इसके बाद हम देख लेंगे, वत्सर्य हो जाएगा, दंत्योष हो गया, काकल हो गया, लुंठित देख लो, लुंठित। लुंठित हमने बताया, लुंठित क्या होता है, लुंठित हमारा क्या होता है, लुंठित को हम बोलते हैं रा। ठीक है। रा हमारा प्रकंपित भी होता है, लुंठित भी हो गया। एक हमारा हो गया उच्छिप्त, उच्छिप्त हो गया। उच्छिप्त को क्या बोलेंगे हम, उपक्षिप्त को हम बोलते हैं, यही ताड़न जात वाला होता है, रा और ढा। हमारा पार्श्विक भी होता है, एक हमारा पार्श्विक भी होता है। तो पार्श्विक क्या होता है, ला होता है। जरा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे 11 तैयार हो गए। यानी उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को यानी वर्णों को बांटे हम, तो कितने होते हैं भाई, ये होते हैं 11। ठीक है। नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखने पहले। ठीक है, नीचे तक दिख रहा है। चलिए हम मिटाते हैं इसको। अभी हमारे पास स्वर की बात है, क्योंकि हम यहाँ पे वर्णों की बात कर रहे हैं, अभी स्वर को भी कंप्लीट करना है। इसको मिटाते हैं पहले, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखो, अगर बात करें नासिक किसे कहते हैं, तो सभी पंचमाक्षर को क्या कहते हैं, नासिक कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो सभी नासिक क्या होता है, ये वाले नासिक होते हैं। ठीक है। ये क्या है, इनको, ये पंचमाक्षर होते हैं, इनको ही क्या बोलते हैं, इनको ही नासिक की बोलते हैं। नासिक की भी इनको कहा जाता है। ये रह गया तो शायद, चलो अब हम बताते हैं आपको। यहाँ पे देखो,
स्वर के भेद, स्वर के भेद होंगे किसके? उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो एक तो हमारा होता है कंठ, एक होता है तालव्य, एक होता है मूर्धन्य, एक होता है हमारा ओष्ठ, एक होता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, एक होता है कंठ्योष्ठ। ठीक है, कंठ्योष्ठ हो जाएगा, कंठ्योष्ठ। कंठ में क्या आता है हमारा? छोटा आ आएगा और बड़ा आ आएगा। तालव्य में क्या आता है? छोटी ई आता है, बड़ी ई आता है। मूर्धन्य में री आता है। ठीक है, ओष्ठ में आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कंठ तालव्य में क्या आएगा? छोटा ई, देखो कंठ तालव्य में क्या आएगा? ए आएगा और ए आएगा। कंठोष्ठ में क्या आएगा? ओ आएगा और औ आएगा। यहाँ पे हमें एक चीज़ आपको बतानी है कि देखो इसमें क्या कर सकते हो, जो कंठ होता है, कंठ में हमको बिना कहीं पे टकराव के हवा निकलेगी। जैसे ऐसे कहा जाए आ बोलोगे तो आ में महसूस होगा कि नाक के नीचे का जो अंदर का जो हिस्सा है वहाँ पे कुछ जोर महसूस होगा। आ। फिर ई बोलोगे, आ ई में आपको लगेगा कि हवा हल्की सी बाहर आ रही है, यानी तालू की तरफ लड़ रही है। ऊ बोलोगे, ऊ तो री होता है, री रा री एक ही चीज़ है, तो उसमें मूर्धा स्थान पर बनेगा। ओष्ठ वाला क्या होता है? ओष्ठ वाले में हमारे ओष्ठ, हम जिससे स्वरों की बात अगर करें, स्वरों की बात, तो ओष्ठ हमारा क्या होता है? ऊ और ऊ। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमको? छोटा ई चाहिए, छोटा ए चाहिए, बड़ा ए चाहिए। यानी कंठ को और प्लस तालव्य को जोड़ देंगे, यानी आ और ई को जोड़ देंगे तो ए बन जाएगा। अब अगर ए बन गया है तो ए भी बन जाएगा। फिर यहाँ पे कंठोष्ठ वाले में क्या है कि छोटा आ और ऊ को जोड़ देंगे तो ओ बन जाएगा। छोटा आ और छोटा ऊ को जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा। अब अगर ओ बन गया तो और भी रख दो, है ना, और भी रख दो। ठीक है, ये भी टॉपिक हमारा बचा था, ये भी कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। हमें लिखना होगा प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, हमें लिखना होगा प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के प्राणत्व लिखेंगे हम प्राणत्व के आधार पर वर्णों के भेद, ये दो होते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे प्राणत्व मतलब क्या होता है। देखो कोई भी हम चीज़ बोलते हैं तो हमारे प्राण, हमारे शरीर है उसके अंदर से हवा निकलती है मुख के द्वारा। ठीक है, तब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर पाते हैं। तो होता क्या है कि ऐसा है कि जैसे वायु निकलना है तो वायु के निकलने के दो प्रकार हैं, एक तो कम, एक तो ज़्यादा। तो इसका नाम व्याकरण में क्या है? कम वाले का नाम है अल्प प्राण और ज़्यादा वाले का नाम है महाप्राण। बस, बहुत कुछ नहीं है, नहीं कुछ इसमें। ठीक है, तो प्राणत्व के लिखें या वायु के आधार पर लिखें, वो कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसका नाम है अल्प प्राण और क्या नाम है? महाप्राण। अल्प प्राण और एक का नाम क्या है? महाप्राण है। महाप्राण, महाप्राण का मतलब है ऐसे वर्णों को बोल के देखो जिसमें ज़्यादा हवा निकलेगी, झटके के साथ निकलेगी, और ऐसे वर्णों को बोल के देखो जिसमें हवा जो होती है वो आराम से निकलती है, आराम निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, तो वही बात है, हमको वर्गीय व्यंजन को याद करना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर का, खा, गा, घा और ये अंगा। चा, छा, जा, झा, या। टा, ठा, डा, ढा, णा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। तो हमने बताया, देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो होता है पहला वाला, इसको एक नंबर नाम दे दें। एक नंबर है ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है। ठीक है, होता क्या है, देखो इस वाले का नाम क्या है? इसका नाम होता है का वर्ग। ये का वर्ग कहलाता है, ये चा वर्ग कहलाता है, ये टा वर्ग कहलाता है, ये ता वर्ग कहलाता है, ये पा वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो का वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? का वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है? ये खा है। का वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है? ये खा है।
का वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है? घा है, क्योंकि ये चीज तुम्हें संधि वाले में भी याद रखनी है कि संधि में भी इसका काम होगा ना। फिर देखो अगर हम कहें ता वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है, तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? तीसरा, ये वाला है, ठीक है। का ता वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? ये दा हो जाएगा। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण होते हैं पहले वाले, यानी ये जो होते हैं ये हमारा अल्प प्राण है, एक एक छोड़ के, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? अल्प प्राण है। ये भी हमारा क्या है? ये अल्प प्राण है। ये हमारा क्या होता है? ये महाप्राण है। ये हमारा क्या है? ये महाप्राण है। ये बात समझ में आई है आपको? अल्प प्राण मतलब यह है कि अगर तुम ऐसे बोल के देखोगे का खा, तो का बोलने में हवा नहीं महसूस होगी, लेकिन जब दूसरा वर्ण बोलोगे खा, तो खा बोलने में हवा एकदम से झटके के साथ महसूस होती है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे हम कहें गा, फिर कहें गा घा, फिर अंगा। यहाँ पे देख लो, जैसे हम कहें टा ठा डा ढा, तो झटके के साथ हवा निकलती है, इसका हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी 25 हैं, लेकिन स्वर किस में आते हैं? तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि यहाँ पे लिखेंगे सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसमें जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, सभी अंतस्थ व्यंजन और प्लस एक हमारा होता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन हमारे आते हैं अल्प प्राण में, ठीक है। और हमारे ऊष्म व्यंजन किस में आते हैं? जिसमें सा शा सा हा होता हो, ऊष्म किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं महाप्राण में, ठीक है। महाप्राण में ये हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं। अब अगर हम बात करें अंग और आ की, तो अंग हमारा आता है अल्प प्राण में, और हा हमारा होता है ये वाला, ये होता है महाप्राण। ये महाप्राण है और ये हमारा क्या है? ये अल्प प्राण है, ठीक है। अल्प प्राण होगा। ड़ा और ढ़ा, देखो टा ठा डा, ढ़ा, यानी अब इसकी बात अगर कर लें ये ताड़ जात की, तो इसमें एक होगा हमारा अल्प प्राण, एक होगा हमारा महाप्राण, ठीक है। एक हमारा अल्प प्राण होगा, महाप्राण होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर कि देखो, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे लिख दें कि 1 3 5 ये क्या होते हैं? ये हमारे अल्प प्राण होते हैं, और 2 और 4 ये हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? देख लेते हैं, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। कितना समय हो गया है? 37 मिनट हो गया है, ठीक है। बस 5 मिनट और चाहिए, समाप्त हो जाएगा आपका ये 3 दिन का चैप्टर। यहाँ पे 40 मिनट में समाप्त हो जाएगा, मतलब पौन घंटे में समाप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इसको मिटाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा क्या हो जाएगा? अब हमारा होगा घोषत्व के आधार पर, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। हम इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि ये मिटाना जरूरत नहीं है। हमें क्या मिटाना है? हमें ये मिटाना है, खाली ये, और हमें ये मिटाना है, क्योंकि बाकी तो हमें लिखना ही है, ठीक है। हमें पूरा ये मिटा देना है पूरा। तो एक हमारा बचता है क्या? एक हमारा बचता है, ये मिटा दे, इसका कोई काम नहीं है। एक हमारा बचता है कि घोषत्व के आधार पर, हमारा बचेगा एक घोषत्व के आधार पर। घोषत्व कहें, या हम इसको कंपन कह लें, या इसको हम नाद कह लें, या इसको हम गूंज कह लें, के आधार पर वर्णों के भेद। ये कितने होते हैं? ये 2 होते हैं हमारे, ठीक है। थोड़ी भाई इंक डाल दी जाए, कुछ इंक कम लग रही है। ठीक है। तो एक हमारा क्या होता है? एक होता है हमारा अघोष, और एक होता है हमारा सघोष। इस सघोष को कभी कभी घोष के नाम से भी जानते हैं। ये बात हो रही है कंपन की, जैसे आप कभी आप ट्रेन के, जहाँ ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे ब्रिज पे आप खड़े हुए हैं, तो ब्रिज में क्या है कि आपकी एक जो है ट्रेन आ रही है वो हल्की हल्की आ रही है, तो आपको कंपन महसूस नहीं होगा। एक ट्रेन धड़ाक से निकल जाए तो इसका मतलब वो कंपन महसूस करेगा। तो यहाँ पर वायु निकलने के आधार पे है, तो वायु वो चीज़ अलग है, वायु वाली चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। इसमें कंपन का एहसास होता है कि कुछ वर्णों को आप बोलोगे तो कंपन महसूस होगा, कुछ वर्णों को बोलोगे आपको कंपन महसूस नहीं होगा, ठीक है।
इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर नंबर था 1, यहाँ पर नंबर था 2। तो देखो पहले वाले यहाँ पर देखो ये वर्गीय व्यंजन लिखे हुए हैं, यानी का वर्ग और यानी का वर्ग के यानी का ये वाले यानी का वर्ग और जो जितने भी वर्ग हैं इनके जो ये देख रहे हो ना पहले और दूसरे वर्ण, ये हमारे होते हैं अघोष। ये हमारे अघोष होते हैं। और सघोष हमारे क्या होते हैं? सघोष हमारे होते हैं ये वाले। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे सघोष होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है? बचा वाला है। अभी हमारे पास बचे क्या है? मतलब ये सघोष है और ये हमारे क्या है? अघोष है। तो हमारे पास देखो ये बचा हुआ कि सभी स्वर किस में आते हैं? सभी स्वर। तो सभी स्वर किस में आते हैं? सभी स्वर हमारे आते हैं किसमें? सभी स्वर हमारे आते हैं सघोष में। सभी स्वर हमारे सघोष हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, देखो सभी अंतस्थ और प्लस एक हमारा क्या होता है? हाँ, ये किस में आता है? सघोष में आता है। और यानी तीनों सा ये किस में आते हैं? ये किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं, ये किस में आते हैं? इनको कहते हैं अघोष। ये हमारे अघोष हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये आपका जो है व्यंजन जो है वो आपका कंप्लीट होता है। व्यंजन भी आपका कंप्लीट होता है। सघोष वाले में अघोष में कुछ डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हो। तो वर्णमाला में हम यही तक देखेंगे, यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है वर्णमाला में। इसके बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे संधि। ठीक है, संधि पढ़ेंगे। संधि नहीं, अभी हमको पढ़ना है शब्द, हमको अभी पढ़ना है। चलो ठीक है, संधि पढ़ेंगे, संधि ही सही रहेगा। संधि देखो कुछ बचा हो तो देख लेते हैं। अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, हमारे इंपॉर्टेंट जो थे वो हमने करा दिया आपको। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब कल से संधि। यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को शेयर किया करें, वीडियो को शेयर करें हर जगह, चाहे जो भी आपके जानने वाले हों उनके साथ वीडियो शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के वीडियो बोलिए। ठीक है, ये क्लास रेगुलर होंगी। हमने बताया आपसे कि 2-3 दिन में हम क्या कर रहे हैं, कुछ व्यवस्था कर रहे हैं कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट लगवाने की डिस्कशन के साथ। ठीक है, क्योंकि आपका जूनियर असिस्टेंट में वो काम आएगा। आपका 15 नंबर का कंप्यूटर है, उसी को जो है हमारा जो फोकस है ना, वो फोकस जूनियर असिस्टेंट पर ही है। और जो हिंदी के लिए जो है वो मुख्य रूप से जूनियर असिस्टेंट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी के लिए। ठीक है, अभी तो वैकेंसी यूपी टेट की आई नहीं है। ठीक है, तो कोई डाउट अगर आपको है किसी चीज़ को लेकर तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिए, अपने सवाल करिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।